हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट में अगला क्लास करने चल रहे हैं जो कि हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे बेस्ड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम लोग बेसिक क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम कहें कि आपको जनरल एंट्री जो बेसिक लेवल पे थी वो बताई जा चुकी है। अगर हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो जनरल एंट्रीज की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हमें जनरल एंट्रीज दो पार्टीज की बुक में करनी होती थी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ठीक, ड्रॉवर के बुक्स में जब हम एंट्रीज कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे केसेस थे, जो कि हम कहें बेसिकली 4 केसेस थे कि अगर ड्रॉवर बिल अपने पास रखा हुआ है, या हम कहें कि ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या ड्रॉवर ने बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया, या हम कहें कि ड्रॉवर ने बिल को बैंक में भेज दिया कि कलेक्शन करने के लिए, मीन्स ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी कि बैंक उस बिल का अमाउंट कलेक्ट कर ले। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर इंडोर्समेंट कितने लोग को किया जा सकता है, मीन्स कि अगर हम बिल को बेचान कर रहे हैं तो कितने लोगों तक किया जा सकता है। याद रखिएगा, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि आप जिसको चाहिए उसको बिल को इंडोर्स कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अब हम कहें कि जब हम सारी चीज देख लेते हैं कि सभी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्रीज होने वाली हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब आगे क्या केस बनता है। ठीक, पुराने केसेस मुझे याद है कि आपको याद आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम कहें कि जब कोई भी पर्सन मेच्योरिटी डेट के पहले पेमेंट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मीन्स जो हमारा ड्रॉवी है, अगर वो बिफोर मेच्योरिटी डेट या हम कहें बिफोर ड्यू डेट वो बिल का पेमेंट करना चाहता है तो क्या कर सकता है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबिलिटीज है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अगर आपको किसी को पैसा देना है, आपने उससे बोला कि हम आपको 2 महीने बाद पैसा दे देंगे, उसने बोला ठीक है, लेकिन बीच में ही हम कहें कि 2 महीने के पहले आपके पास पैसे का व्यवस्था हो चुका है, आपके पास पैसा इनफ हो चुका है, तो आप उसको चाहेंगे कि 2 महीने का इंतजार क्यों करें, पहले ही पेमेंट कर दें। तो सेम पॉसिबिलिटीज यहां पे भी बनती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि अगर ड्रॉवी के पास पैसा हो जाता है बिफोर मैच्योरिटी डेट, वो पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि ड्रॉवी बिफोर मैच्योरिटी डेट पेमेंट क्यों करेगा, उसको क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई भी पैसा आपके पास है, उस पैसे को किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो उस पैसे से जो बेनिफिट मिलने वाला था आपको, वो उस थर्ड पार्टी को मिलेगा। हम कहें कि अगर हमें आपको 1 लाख रुपए 5 महीने बाद देने वाले हों, तो 5 महीने तक जो हमारे पास टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में उस 1 लाख रुपए का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए हम आपको कहें कल पेमेंट करेंगे, तो ये 5 महीने के बीच में जो उस 1 लाख रुपए से बेनिफिट हमें मिलने वाला था अब तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम आपको 1 लाख रुपए क्यों पेमेंट करेंगे। हम 1 लाख रुपए आपको तब पेमेंट करेंगे जब हमको उससे कुछ बेनिफिट हो। मीन्स ड्रॉवी बिफोर मैच्योरिटी डेट अगर बिल का पेमेंट करता है तो वो ये चाहता है कि उसको उससे कुछ बेनिफिट हो। ठीक, तो अब वही बेनिफिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोला जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब जो मेरा टॉपिक होने वाला है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट, इसी को आप कर सकते हैं बिफोर ड्यू डेट। और हम कहें कि इसी टॉपिक को आपके बुक में रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो सब टॉपिक हम कहें कि एक ही है, सबका मतलब एक ही है। अब जब हम कहें कि ड्यू डेट के पहले, फॉर एग्जांपल ये आपका कर सकते हैं कि मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई बिल लिखा गया जिसका पेमेंट करना था 1 जुलाई को, और बीच में ही हम कहें कि 1 मई को ये मान लीजिए आपका ड्रॉवी था बी और ए था ए। ड्रॉवी का मन हुआ कि 1 तारीख को मेरे पास पैसा हो चुका है, हम जाके मिस्टर ए को पे कर दें। अगर वो यहाँ पे 1 तारीख को पेमेंट करने आ रहा, तो इस पीरियड में जो पैसे का बेनिफिट इस पर्सन को मिलने वाला था, किसको मिलेगा, ए को। तो वो क्यों ऐसा करेगा, तो उसको भी कुछ बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम कहें
कि 20,000 रुपीज था, ठीक है, 20,000 रुपीज का पेमेंट करना था मिस्टर पी को, ठीक। अब इस 20,000 को अगर ये यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा है तो इनको क्या फायदा हो सकता है? वो फायदा यहाँ पे इनको क्या मिलने वाला है, कर सकते हैं रिबेट, जिसको हम कहते हैं छूट। डिस्काउंट आप लोग पढ़े हैं जनरल एंट्री के केस में, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट नहीं बोला जाता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में यहाँ पे रिबेट बोला जाता है। मीन्स अगर बिफोर मैच्योरिटी डेट या बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवी बिल का अमाउंट ड्रॉवर को पे कर रहा है तो उसको रिबेट मिलता है। दैट मीन्स जो उस बिल का अमाउंट है उससे कम का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक। तो अगर हम बात करें एक रिबेट जो है ड्रॉवी के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट की बात हो गई, और ड्रॉवर के लिए क्या हुआ, लॉस की बात है। क्यों? क्योंकि हम कहें कि अगर ये 20,000 रुपीज ड्रॉवी यहां पे करता है तो फॉर एग्जांपल हम कहें कि 19,500 पे किया। अब 19,500 किया तो 500 का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट, ड्रॉवर को क्या हुआ 500 का लॉस। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि तब तो रिबेट जो है मेरा ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक। हमने आपसे हमेशा कहा है जब भी कोई भी चीज आप लोग पढ़िए अकाउंट्स में, वहां पे उसके नेचर ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंट, सब कुछ तुरंत उसी प्लेस पे आप क्लियर कर लीजिए, और जब आप ये चीजें कर लेंगे तो आपको कहीं पे कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये 19,500 जब ड्रॉवर यहां पे लेगा मीन्स 500 का अपना लॉस क्यों करेगा, उसको क्या बेनिफिट होगा? अगर पहले पैसा मिल जाए तो उसको बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि हम कहें कि 1 मई को अगर ड्रॉवर के पास 19,500 रुपीज रहता तो इसके पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पे पैसा लगा था, तो आने वाले 2 महीने के अंदर इसको 25,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। तब आप देखें कि उस 500 का यहाँ पे लॉस करके एक 25,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें होती हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। तो मीन्स से कोई नहीं सोच सकता कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब बात आती है अगली बात हमारी जो है कैलकुलेशन। मीन्स इस रिबेट के अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर हम कहें कि डायरेक्ट आपको अमाउंट दे दिया गया कि रिबेट आपको 200 रुपए, 100 रुपए, 400, 500, 1000 जो भी है, वो अगर अमाउंट आपको डायरेक्ट दिया गया है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कहें कि वो परसेंटेज के टर्म में दे दिया गया, मान लीजिए यहीं पे वो दिया गया 20,000 का 10% पर एनम, तब आप कैसे रिबेट को कैलकुलेट करेंगे? तो अब उसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस के बारे में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। रिबेट इज इक्वल टू आपका बिल का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट मीन्स जो हमारे बिल का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12 या 365। अगर हम कहें कि बिल आपका मंथ्स में है तो 12 मंथ्स लेंगे, अगर डेज में है तो 365 डेज लेंगे। अब एक टाइम की बात जो आती है ये क्या होगा, तो टाइम हमने आपसे भी बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा फ्यूचर की बात करेंगे। मीन्स जिस दिन बिल का पेमेंट किया जा रहा है बिफोर मैच्योरिटी डेट, जिस डेट को बिल का पेमेंट हो रहा है उस डेट से ड्यू डेट हमारा कितना महीना बचा है या कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद 1 मई को पेमेंट किया गया बिल का, तो ड्यू डेट हमारा 1 जुलाई था, तो अब 1 जुलाई यहाँ पे हम कहें कि 2 मंथ्स मेरे बचे हुए हैं। मीन्स 1 जून 1 जुलाई मेरा क्या है, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो जब भी हम बात करेंगे टाइम फैक्टर का, तो आप हमेशा याद रखिए, अपने माइंड में इस चीज को बैठा लीजिए कि टाइम मेरा फ्यूचर की बात किया जाता है, कि कभी भी बैक नहीं जाएंगे, पास्ट हम नहीं जाएंगे। जिस डेट पे हम है उससे हमारा ड्यू डेट कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक। तो ये हमारा है कि पेमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट। अब इसकी अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, अगर हम बात करें ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री, तो जिस डेट को पेमेंट होगा बिल का, मीन्स जो भी डेट रहेगा, मैच्योरिटी डेट के पहले करना है तो डेट आपको बुक में एकदम क्लियरली दिया रहेगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो
अगर आप ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं तो क्या होगा, ड्रॉवर के पास चूंकि पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, चूंकि ए रिबेट जो है ड्रॉवर के लिए क्या है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो दैट मीन्स रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, एक किस चीज का पैसा आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल का था, तो यहां पे आप कर सकते हैं टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपका ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ड्रॉवी के बुक में, यहीं पे हम आपको एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी को और किस नाम से जाना जाता है, एंड ड्रॉवर और ड्रॉवी कौन होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगर ड्रॉवी के बुक्स में हम बात करें एंट्री करने का, ड्रॉवी पे करेगा अमाउंट, एंड ड्रॉवी के लिए यही रिबेट क्या है, प्रॉफिट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स या क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। अभी किस चीज का पेमेंट करेगा, बिल्स का करेगा, जो कि इसके लिए बिल्स पेबल बोला जाता है, तो यहां पे हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल। ठीक, अमाउंट आप फिल कर सकते हैं, तो बिल्स पेबल का टोटल अमाउंट आएगा, बैंक में जो पेमेंट की है 19,500, यहाँ पे रिबेट में 500। तो ये बेसिकली हम कहें कि एंट्री है, और ये एंट्री आपका ड्यू डेट के पहले ही होगा। अब फिर हम बात करें आगे, अब हमारा इसके बाद क्या आने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां से जो आपका क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर बिफोर ड्यू डेट बिल का पेमेंट किया जाता है तो उस पे जो छूट मिलेगा या हम कहें कि जो रिबेट मिलेगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, या हम कहें कि ड्रॉवी के बुक्स में वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ड्रॉवर के बुक में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इस सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी हम आने वाले समय में पीडीएफ के थ्रू देने वाले हैं। ठीक, तो अब इसके बाद मेरा अगला टॉपिक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं रिबेट के बाद। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है, अब ये आने वाला कि अगर हम कहें कि ड्यू डेट पे ड्रॉवी बिल का अमाउंट पे नहीं कर पाया, अभी क्या था कि ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी बिल का अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन हम कहें कि अब ड्यू डेट पे नहीं पे कर पाता है, तब हम क्या करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, तो उस पे देखते हैं। अब याद रखिएगा, अगर ड्यू डेट पे ड्रॉवी बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको बोला जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक, डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ड्रॉवी fails to pay amount of bill on due date। कहने का मतलब यह है कि ड्यू डेट पे ड्रॉवी बिल का अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसे बोला जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। अब वो क्यों नहीं पे कर पाता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम कहें कि अब उसके पास पैसा ही नहीं रहा, बीमार हो गया, कुछ भी हो सकता है। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट वो नहीं कर पाता है। ठीक, तो अब बिल का पेमेंट जब वो नहीं कर पाता है तो हम कहें कि तब तो ड्रॉवर का लॉस हो जाएगा। अब फिर क्या करेगा ड्रॉवर, तो यहां पे हमारे पास दो केसेस आते हैं।
हम कहें कि ड्यू डेट पे वो पेमेंट नहीं कर पाया, एंड यूं समझिए नेवर मीन्स वो कभी पे नहीं करने वाला है, कि दैट मीन्स इंसॉल्वेंट, कि वो क्या हुआ, दिवालिया हो गया। दिवाल मीन्स कि जो हमारा ड्रॉवी था उसका दिवाला निकल गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट ना कर सके, ठीक है, उसको बोला जाता है दिवालिया। तो अगर हम कहें कि हमारा ड्रॉवी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स कभी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कभी पेमेंट नहीं कर पाएगा तब तो हम कहें कि ड्रॉवर का जो है हमेशा के लिए लॉस हो चुका है। लेकिन आगे हम बात करते हैं, इन फ्यूचर क्या करेगा, पेमेंट होने वाला है। दैट मीन्स वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, इन फ्यूचर उसका पेमेंट होने वाला है, तब हमें क्या करना होगा। ठीक है, दोनों केसेस पे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारा ड्रॉवी जो है इंस्टॉलमेंट हो गया तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है बिल के कैंसिलेशन का एंट्री किया जाता है। ठीक है, बिल के कैंसिलेशन का एंट्री होगा, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे हम कहें कि जब पैसा हमारा सब कुछ डूब जाता है तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब हम कहें कि हमारा ड्रॉवे जो है कि इंस्टॉलमेंट हो चुका है, तो बिल याद रखिएगा कैंसिलेशन की एंट्री कैसे होगी। यहाँ पे कैंसिलेशन की जब हम बात करते हैं तो दो पार्टीज के बुक्स में होती है, हमारा ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, कि ड्रॉवर अपने यहां एंट्री करेगा, ड्रॉवी अपने यहां एंट्री करेगा। अब बिल कैंसिलेशन की बात हम जब बार बार कर रहे हैं तो बिल लिखने के टाइम हमारी क्या एंट्री हुई थी। ड्रॉवर की बुक में अगर आप याद करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, एंड ड्रॉवी के अकाउंट में क्या हुआ था, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये हमारी एंट्री हुई थी। तो कैंसिलेशन के केस में जस्ट रिवर्स एंट्री हम करते हैं। तो दैट मींस हमारा अगर यहाँ पे कैंसिल करने की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवी, लेट्स हम रिज्यूम करते हैं, ड्रॉवी हमारा बी, ड्रॉवर ए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जस्ट अपोजिट, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो जाएगा ड्रॉवर के बुक में, कैंसिलेशन ऑफ बिल। फिर हम कहें कि यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, देखिएगा कि ड्रॉवी के अकाउंट में जस्ट रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एक कैंसिलेशन की एंट्री हो गए। एंड फिर उसके आगे आप जब कहें कि इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसका पेमेंट नहीं मिल पाएगा, तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे याद रखिएगा बैड डेट्स, एक टोटल क्या हो गया अमाउंट आपका बैड डेट्स में चला गया। फिर अब हम बात करते हैं इधर, इन फ्यूचर अगर उस बिल का पेमेंट होने वाला है, ठीक है, अगर बिल का पेमेंट होगा तो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि ड्रॉवर को प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको करनी होती हैं ताकि ड्रॉवी से पैसा वसूला जा सके। ठीक है, अब हम कहें कि जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, मीन्स ड्यू डेट पे ड्रॉ फेल करता है उस बिल का पेमेंट करने से, तो तुरंत हम कहें कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करें, फिर हम यहाँ पे आते हैं। हम कहें कि अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में कभी भी कोई वाद विवाद होता है, मारपीट होता है, तो फ्यूचर में एक दूसरे को सेफ जोन में रखने के लिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, तुरंत लोग क्या करते हैं, जाते हैं थाने में, थाना में क्या करते हैं, कोर्ट केस दर्ज कराते हैं ताकि एक दूसरे को सेफ जोन में रखा जा सके। मीन्स जो भी पार्टी हम कहें कि गिल्टी है और दूसरी पार्टी जो हम कहें कि ऑफेंस की हुई है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं जब भी कोई बात विवाद होता है। ठीक, तो सेम प्रोसेस यहां पे भी आता है कि जब ड्रॉवी ड्यू डेट पे अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है, मीन्स बिल का पेमेंट नहीं करता है, तो ड्रॉवर आगे कभी कोई प्रॉब्लम हो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उससे बचने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं करता है।
और आपको पता होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के थ्रू गवर्न होता है। तो वहां पे बताया गया कि जैसे ही हम कहें कि ड्रॉवर फेल कर गया पेमेंट करने से, तो ड्रॉवर क्या करेगा, वो सारी चीजों की जानकारी एक इंसान के पास देता है, जो कि हम कहें कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, जिसको आपका बोला जाता है नोटरी पब्लिक। ये नोटरी पब्लिक है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया कि जाके ड्रॉवर ने सारी जानकारी बताई कि एक बिल था, इस दिन पे लिखा गया, ड्यू डेट था, और सामने वाला पर्सन क्या हुआ कि पेमेंट नहीं दिया। तो जैसे ही अपने पास हम कहें कि केस लिखता है, उस केस के लिए एक अमाउंट चार्ज करता है, जिसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। इसका पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉवर, बिकॉज कि ड्रॉवर ही जाके तो यहाँ पे नोटरी पब्लिक के पास सारा केस वगैरह दर्ज करा रहा है। लेकिन हम आपसे ये कहें कि नोटिंग चार्जेस किसकी वजह से देना पड़ा, नोटिंग चार्जेस किसकी वजह से देना पड़ा, ये देना पड़ा है ड्रॉवी के फॉल्ट की वजह से। अगर ड्रॉवी ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट करता तो ये सारी चीजों का झंझट ही नहीं आता। तो अगर ड्रॉवी का फॉल्ट है तो हम कहें कि फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाएगा, इस नोटिंग चार्जेस का फाइनल बर्डन जाएगा ड्रॉवी के ऊपर। मींस ड्रॉवर जो है ड्रॉवी से उस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट वसूल करने वाला है, एक खुद पे ये बर्डन नहीं लेगा। क्यों ले, कि गलती तो ड्रॉवी की है। तो इसलिए याद रखिएगा नोटिंग चार्ज जो होता है अल्टीमेटली ड्रॉवी से वसूल किया जाता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है। पे करता है ड्रॉवर एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, जब वो नोटरी पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अल्टीमेटली बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है ड्रॉवी के ऊपर, बिकॉज नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ड्रॉवी। ठीक है, तो ये चीजें आप एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। अब हम कहें कि जब इन फ्यूचर ड्रॉवी बिल का पेमेंट करेगा तो क्या क्या प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हम कहें कि ड्रॉवी क्या करेगा, बिल कैंसिलेशन की एंट्री करेगा, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करेगा। फिर एक नए बिल का बर्थ होता है, मीन्स एक नया बिल लिखा जाता है। ड्रॉवी बोलता है ठीक है हम इस दिन पे ड्यू डेट पे हम कि बिल का पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में हम बिल का पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो जब फ्यूचर डेट में वो बिल का पेमेंट कर देगा तो अब नए बिल को लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना नए बिल का कोई भी हम कहें कि नया ड्यू डेट नहीं आएगा, फ्यूचर में पेमेंट नहीं आएगा। जब नए बिल की बात आती है तब तो वो नया बिल का अमाउंट क्या होगा, और हम कहें कि ड्रॉवर नए बिल पे क्यों बात करेगा, क्यों लिखेगा, उसका क्या बेनिफिट होगा, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो जब नया बिल लिखा जाएगा तो उसमें हम कहें कुछ न कुछ ड्रॉवर जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। कुछ मीन्स हम कहें कि 20,000 का अगर बिल है तो बोलेगा कि अब 1,000 रुपीज हम आपका इंटरेस्ट लेंगे। तो मीन्स न्यू बिल आपका 21,000 का हो सकता है, या हम कहें कि वो इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रॉवर बिल को लिखते समय ही कैश में ले लिया, बाकी बोला कि बिल का जो अमाउंट रहेगा 20,000 वो आप जो ड्यू डेट आएगा उस ड्यू डेट पे पेमेंट करिएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ओवरऑल जो मेरा है कि यहाँ पे जब हमारा फ्यूचर डेट पे पेमेंट की बात आती है तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल कैंसिलेशन एंड एक न्यू बिल का बर्थ होता है। ठीक है, उस न्यू बिल पे हम बात करेंगे कि वो नया बिल कैसे लिखा जाएगा। और न्यू बिल को लिखने से पहले हमें इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि जो हमारा यहाँ बिल डिसऑनर हो रहा है तो इसके लिए भी तो हमारे पास वेरियस केसेस होंगे। वेरियस केसेस होने का मतलब क्या हुआ, अरे जब हम पहला बिल लिखे थे तो उस पहले बिल को ड्रॉवर 4 तरीके से रख सकता था। एक अपने पास रख सकता था, दूसरा बैंक से डिस्काउंट करा सकता था, तीसरा इंडोर्स कर सकता था,
चौथा कि बिल को बैंक में करेक्शन के लिए भेज सकता था। अब इन चारों में से कौन सा केस ऐसा रहेगा जिसके साथ हमें डिसऑनर ऑफ बिल का ट्रीटमेंट करना है? क्योंकि अगर हम कहें कि बिल बैंक के पास जा चुका है, तो ऐसे केस में अगर उस बिल का डिसऑनर होता है तब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? अगर हम कहें कि बिल का एंडोर्समेंट किया जा चुका है तब बिल डिसऑनर होता है, तब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है? अगर बिल बैंक के पास भेजा गया था कलेक्शन के लिए, तब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? हमें सभी चीजों पे वन बाय वन फोकस करना होगा। हर चीजों की बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा और हर चीजों पे हम कहें कि हमें जो अकाउंटिंग है उस पर भी बात करनी होगी कि कैसे हम उसको करने वाले हैं। ठीक, तो आने वाले समय में हम इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या एंट्रीज करनी है। और इस बैड डेब्ट्स की जो केस है इंसॉल्वेंट के बारे में, तो यहाँ पे अभी हमने आपको कैंसिलेशन ऑफ बिल की बात बताया है। इसके आगे और क्या क्या एंट्रीज होंगी कि हम कहें कि यहाँ पे पूरी तरीके से वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, कि या हम कहें कि कुछ पोर्शन करेगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स के केस में आपको याद होगा फुल बैड डेब्ट्स, पार्शियल बैड डेब्ट्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पे और डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, कि समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसके लिए हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, पूरा डिटेल पे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।